नमस्कार दोस्तों, आपका इक्विटी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग दलित मूवमेंट या फिर एससी मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम भारत में दलित मूवमेंट को समझने की कोशिश करें तो हम इसको दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला, आजादी से पहले, दूसरा आजादी के बाद। अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो इसको हम दो पार्ट में फिर से ब्रेक करके देख सकते हैं। अंग्रेजों के शासन से पहले का दौर, अंग्रेजी शासन से पहले के आंदोलन, वहीं दूसरा जो अगर हम मूवमेंट की बात करें तो वो होगा अंग्रेजी शासन के समय का आंदोलन। वहीं आजादी के बाद को हम अगर देखें तो 1970 से 1970-80 के बीच के आंदोलन और 1980 के बाद के आंदोलन। अभी हम आजादी से पहले के आंदोलन को देखेंगे और अपने दूसरे वीडियो में हम आजादी के बाद के आंदोलन को देखेंगे और फिर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों आंदोलन को जोड़ के। देखिए, भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक पीरियड में, वो उत्तर वैदिक पीरियड तक आते आते या उत्तर वैदिक काल में आते आते जाति व्यवस्था में बदल गई। और हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में एक बुद्ध धर्म उभर कर आता है। और अगर हम देखें तो ये जो बुद्ध धर्म था, ये माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म है, ये जो ब्राह्मणवादी जो विचार था, जिसके अंदर, जिस व्यवस्था के अंदर दलितों को कोई सम्मान नहीं था, वैश्याओं को सम्मान नहीं था और समाज के जो वंचित वर्ग थे उनके दृष्टिकोण से ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी धर्म था, जिसने अपने धर्म के अंदर, मठ के अंदर जातिगत भेदभाव के बगैर लोगों को अपने धर्म में एक स्थान दिया। अगर कहा जाए तो तत्कालीन परिस्थितियों में एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसके विरोध में एक बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो कहने का मतलब है कि एक पहला जो मूवमेंट था, जो एक दलित डिस्कोर्स से अगर हम समझने की कोशिश करें तो भगवान बुद्ध ने दलितों के उत्थान के लिए या दलितों को मूलभूत धारा में लाने के लिए और उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की और दलितों को अपने धर्म में स्थान दिया। लेकिन जो ब्राह्मण जो धर्म था, गुप्ता पीरियड के बाद आते आते हमारे यहाँ देखें जात व्यवस्था और कट्टर हो जाती है, अनटचेबिलिटी बढ़ जाती है। और बुद्ध धर्म जब महायान और तंत्रवाद से जुड़ता है तो उसके अंदर भी वही समस्याएं आ जाती हैं जो एक ब्राह्मणिज्म के अंदर थी या ब्राह्मणवादी धर्म के अंदर। इस्लाम का आगमन होता है और जब इस्लाम का आगमन होता है तो भारतीय संस्कृति इस्लाम के साथ एक टकराहट होती है और इससे एक रचनात्मक ऊर्जा निकलती है और यहीं से एक भक्ति मूवमेंट की या भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। भक्ति आंदोलन का जितना महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से है, उससे ज्यादा महत्व एक वंचित वर्ग के उनके अधिकारों के लिए किए गए मूवमेंट से है। इन्होंने दलित उत्थान, महिला उत्थान के साथ साथ समाज में तर्कणा को बल दिया। अगर हम दलित मूवमेंट के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें
तो भक्ति मूवमेंट के अंदर सामान्यतः दो धाराएं देखी जाती हैं। पहली निर्गुण भक्ति, दूसरी सगुण भक्ति। जो भक्ति मूवमेंट का जो निर्गुण भक्ति मूवमेंट है, इसके जो कवि हैं, कबीर, दादू, रैदास, गीसा इत्यादि, ये सभी समाज की वंचित कही जाने वाली जातियों से आते हैं और ये सभी तर्कणा के आधार पर और इस्लाम में जिस समानता की बात की गई है उसी को आधार बनाते हुए हिंदू धर्म के अंदर भी एक समानता की राह निकालते हैं और शंकर के अद्वैत वेदांत के आधार पर भी ब्रह्म की एकता के आधार पर मानवीय एकता की बात करते हैं। ये जो मूवमेंट है ये लोक का विशिष्ट वर्ग के प्रति एक मूवमेंट था। कहने का अर्थ है एलिटिस्ट समाज के प्रति, समाज के वंचित वर्ग की ओर से, दलित वर्ग की ओर से एक पहला मूवमेंट है। भक्ति मूवमेंट में जो लोग हुए, जो कवि आए, उनके अंदर अपनी जाति को लेकर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न होकर एक अपनी जाति को लेकर एक विशेष प्रकार का भाव था कि जिसमें कि उन्होंने प्राइड फील किया। अगर हम देखें तो रैदास कहते हैं, कह रैदास चमारा, अर्थात आज के जमाने में भी हम अपनी जाति को उस कट्टरता के साथ, उस जिजीविषा के साथ नहीं कह पाते जिस तरीके से रैदास कह पा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो सत्य को जान गए थे, वो ब्रह्म की एकता को समझ चुके थे, मानव मात्र की एकता को समझ चुके थे। वहीं दूसरी ओर कबीर तर्क के आधार पर जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं और कबीर कहते हैं, हम तुमकत ब्राह्मण हमकत सूद, तुमकत लौहू हमकत दूध, अर्थात हम दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, हमारे लिए लोहा है और आपके लिए दूध है। तुमकत ब्राह्मण हमकत सूद, तुमकत दूध और हमकत लौहू, अर्थात एक दलित के लिए लोहा क्यों, एक दलित के लिए सेवा भाव क्यों, उसका भी संसाधनों पर उतना महत्व है जितना कि ब्राह्मण और समाज के अपर कही जाने वाली जाति। कबीर पहले समाजवादी है, समाज को वंचित वर्ग के दृष्टिकोण से और तर्कणा के आधार पर और न्याय के आधार पर देखते हैं। कबीर कहते हैं, निर्धन सरधन दोनों भाई प्रभु की कला न मैटी जाए, अर्थात गरीब और अमीर दोनों बराबर हैं। और जैसा कि हमारे समाज में जाति के आधार पर हमारी अमीरी और गरीबी निर्धारित होती है, उसका कबीर विरोध करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से जाति व्यवस्था का इस भक्ति मूवमेंट में विरोध हुआ, एक एससी मूवमेंट की शुरुआत हुई, वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि जो रीतिकालीन समय आया और हमारे जो समाज में एक मुगल सत्ता का सेंट्रलाइजेशन हुआ, उसने छोटे छोटे रजवाड़ों को एक भोग विलास में व्यक्त कर दिया और समाज में जो एक बड़ी ही प्रोग्रेसिव विचारधारा थी वो अंत कर दी। अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो एक नई विचारधारा लेके आते हैं और भारतीय संस्कृति फिर से अंग्रेजी सभ्यता से टकराती है और एक नव जागरण का उदय होता है। रिनेसा बोल सकते हैं। अंग्रेज चूंकि एक मॉडर्निटी के आधार पर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को लेके आते हैं, न्याय को लेके आते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रूल ऑफ लॉ की बात की। वो अलग बात है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतराल था, लेकिन एक आदर्श के तौर पर कानून के शासन को जनता के सामने और समाज के सामने अंग्रेज प्रस्तुत करते हैं। इसी से प्रभावित होकर 1850 से लेकर 1900 के दौरान दलित मूवमेंट की एक नई राह निकलती है। इस दौरान बाबा ज्योतिर्मय फुले आते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं, गुलामगिरी। इस किताब में और इसके जरिए वो महाराष्ट्र के अंदर दलितों के उत्थान की बात करते हैं और वो कहते हैं कि दलितों का भी समाज में वही स्थान है और उनके एम्पावरमेंट के लिए
प्रयास करने की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ के आधार पर, इक्वालिटी के आधार पर, लिबर्टी के आधार पर, ह्यूमन राइट्स के आधार पर वो समाज में वंचित वर्ग के लिए और दलितों के लिए उनके अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले इस मूवमेंट को उस तरीके से बृहद स्तर पर नहीं फैला पाते जितनी की जरूरत थी। समाज में वो कुछ विशेष वर्ग तक ही उनकी पहुंच हो पाती है और दलित वर्ग तक भी उनकी पूर्ण रूपेण तरीके से पहुंच नहीं हो पाती है। ये केवल एक बड़े बड़े लेवल पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स का विषय बनता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का विषय बनता है, लेकिन आम जनता के बीच में या दलितों की जो खुद की कंसाइंस है उसमें ये समानता का भाव पहुंचाने में असफल रहते हैं। कहने का अर्थ है कि इनके जो मूवमेंट था, इनकी विचारधारा को दलितों का उस समय तक समर्थन नहीं प्राप्त हो जाता है। इन्होंने दलितों के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की और जो उनकी जो गुलामगिरी पुस्तक है, इन्होंने भारतीय दलितों को समर्थन न करते हुए इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में जो ब्लैक्स थे उनको समर्थित की है। क्योंकि सिविल वॉर के समय 1860 से 65 के दौर में जब ब्लैक और व्हाइट का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिविल वॉर में जो अंत होता है, उससे प्रभावित होकर ये अपनी किताब लिखते हैं और बताते हैं कि अनटचेबिलिटी और किसी भी प्रकार का विवेक पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी समय पर जब ये समय बदलता है और भारतीय राजनीति में और भारतीय राष्ट्रवाद में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आम जनता की नस को समझता है और भारतीय राष्ट्रवाद की और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीमाओं को समझ रहा हो, उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी जब भारत आके देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि भारतीय लोग आजादी क्यों नहीं पा सकते हैं। तो उसका कारण वो समझते हैं कि हम लोग कास्ट के बेस पर, धर्म के बेस पर विभाजित हैं और जब तक हम विभाजित रहेंगे तब तक हम एक बड़ी औपनिवेशिक शक्ति से लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तकनीकी दृष्टिकोण से हमसे विकसित है। इसके लिए उनको पता था कि अगर इस मूवमेंट को पैन इंडिया मूवमेंट बनाना है तो हमको समाज के वंचित वर्ग को जोड़ना पड़ेगा और इस शक्ति से, एक मनोबल से, आत्मबल से, अहिंसा से अगर लड़ना है, अहिंसा के साधनों से लड़ना है, आत्मबल के साथ लड़ना है, तो हमको उस वर्ग को लाना पड़ेगा जिसको कि अभी तक हम लेके नहीं आए थे। और हम देखेंगे असहयोग आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद वो दलित उत्थान और हरिजन मूवमेंट की बात करते हैं। लेकिन उसी समय पर राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर एक दलितों के बीच से एक थिंकर आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पर हम देखेंगे 1920 से लेकर 1950 के दशक में दलित मूवमेंट में और दलित डिस्कोर्स में एक डिबेट पैदा हो जाती है, जिसको हम गांधीवादी दृष्टिकोण और अंबेडकरवादी दृष्टिकोण की डिबेट मानते हैं। अब हमें समझना होगा कि गांधीवादी दृष्टिकोण क्या था और अंबेडकरवादी दृष्टिकोण। गांधी जी पर जो प्रभाव है लियो टॉल्स्टॉय का है। टॉल्स्टॉय, दूसरा गीता, तीसरा मार्क्स। गांधी जी का समस्त दर्शन इन तीनों विचारकों की मान्यताओं का एक संगुफन है और एक मिक्स प्रोडक्ट है। गांधी जी मूलतः, अगर गांधी जी की जातिवादी और जो दलित मूवमेंट पे जो उनका दृष्टिकोण है उसको समझना है तो उसके लिए उनकी मूलभूत विचारधारा को समझना जरूरी है। गांधी जी मूलतः एक स्पिरिचुअल और धार्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, वे जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जी के यहाँ पे कई बार ये कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि कई बार वो वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं और कई बार जाति शब्द। वर्ण शब्द को वो उस तरीके से नहीं लेते हैं जिस तरीके से ऋग्वैदिक पीरियड में होता था। उनके यहाँ पर वर्ण का अर्थ कार्य के डिवीजन ऑफ लेबर से है, लेकिन जन्म के आधार पर। अगर हम जन्म के आधार पर वर्ण को समझेंगे तो एक कास्ट सिस्टम जैसा ही है, इसलिए हम गांधी जी का जो वर्ण सिस्टम है उसको हम कास्ट सिस्टम मान के ही चलेंगे। गांधी जी कास्ट सिस्टम के फेवर में आर्गुमेंट देते हैं और कहते हैं कि कास्ट सिस्टम में और वर्ण सिस्टम में अपने आप में
कोई बुराई नहीं है। और वे कहते हैं कि जो समस्याएं हैं वो अनटचेबिलिटी की वजह से, अस्पृश्यता की वजह से है। इसके लिए वे जाति व्यवस्था के फेवर में कुछ तर्क देते हैं, और तर्क देते हुए पहला तर्क उनका ये है कि श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है। व्यक्ति को अपने कार्य को, श्रम को विभाजन करना पड़ेगा, और जाति के आधार पर हम करके रखें तो इस व्यवस्था को हमको मानना होगा। दूसरी तरफ वे सांख्य दर्शन के आधार पर भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के अंदर 3 तरीके के गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण, और हर व्यक्ति में इन गुणों के अनुपात के आधार पर ही उसकी कास्ट निर्धारित होती है। वे मानते हैं ब्राह्मण के अंदर सद्गुण की प्रधानता होती है, इसीलिए इनको पढ़ाई, शिक्षा, इस तरीके के कार्यों में इन्वॉल्व होना चाहिए। वैश्य के अंदर रजोगुण की होती है, इसलिए इनको व्यापार में होना चाहिए। वहीं और जो तमोगुण है, अर्थात तमोगुण जो है वो शूद्रों के अंदर होगा, और इसी के आधार पर कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर एक अलग होता है, और ये व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर मिलते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को जाति व्यवस्था को मानना होगा। तीसरी तरफ वो ये मानते हैं कि जो जाति व्यवस्था है भारतीय संस्कृति का एक अखंड पार्ट है, इसलिए हमें जाति व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर भारतीय समाज को, संस्कृति को समझना है तो जाति व्यवस्था को हमको मानना पड़ेगा। गांधी जी एक और आर्गुमेंट देते हैं कि गांधी जी के लिए विकास और प्रगति का मतलब भौतिक प्रगति न होकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, आध्यात्मिक विकास है। गांधी जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति जाति व्यवस्था के बजाय कार्य करेगा और अपनी जात को छोड़कर दूसरी जाति का कार्य करेगा तो वो व्यक्ति आज के दौर में कंपटीशन को और बढ़ाएगा, और इस वजह से उसके पास स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए समय नहीं बचेगा और उसका आध्यात्मिक विकास हो नहीं पाएगा। गांधी जी जिस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके साथ साथ गांधी जी का मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं जो अपने पिता के जरिए, अगर व्यक्ति अपने जाति के अनुसार अपने प्रोफेशन को छोड़कर कार्य करेगा तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना उस जाति विशेष का आदमी। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आप ज्यादा इफेक्टिव होकर काम कर पाए तो अपनी जाति के कार्य। गांधी जी मानते थे जन्म के आधार पर, हेरिडिटरी के आधार पर हमें चीजें मिलती है। हो सकता है कि आज के मॉडर्न दौर में गांधी जी की ये बातें और ये तर्क हमें बड़े ही तर्क संगत न लगे, लेकिन गांधी जी जाति व्यवस्था के अंदर अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वे कहते हैं हर तरीके का कार्य का समाज में मूल्य बराबर होता है। बाल काटने वाले का भी वही महत्व है जो पूजा पाठ करने वाले। वे कार्य की समानता की बात करते हैं। अगर हम गांधी जी के इस पूरे दृष्टिकोण को देखें, वहीं जब वो अपना हरिजन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, हरिजन आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो वो मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन चलाते हैं। वे वाइकॉम मूवमेंट से भी जुड़ते हैं, केरल में भी जाते हैं, और 1934 में वे साबरमती से फिर से दलित मूवमेंट शुरू करते हैं ताकि भारत को जोड़ा जा सके और भारत के राष्ट्रीय मूवमेंट को एक बड़े फलक पर फैलाया जा सके। लेकिन गांधी जी यहाँ पर एक और चीज की अपेक्षा रखते हैं, और वे कहते हैं कि हमें जाति व्यवस्था में अनटचेबिलिटी को दूर करना है, तो इसके लिए कानून बनाने के बजाय हमें हृदय परिवर्तन पर फोकस करना होगा। उच्च वर्ग के, उच्च जाति के लोगों के हृदय परिवर्तन के द्वारा हमें व्यक्तियों की मानसिक स्थिति को बदलना और अनटचेबिलिटी को समाज से दूर करने की जरूरत। इसी समय पर अंबेडकर साहब आते हैं और वे गांधी जी की कास्ट संबंधी थ्योरी का विरोध करते हैं। अंबेडकर के जो विचार हैं वो उनके खुद के भोगा हुआ यथार्थ है, वो सिंपैथी पे बेस्ड नहीं है, वो एम्पैथी पे बेस्ड है, वो उनका अपना है, वो गांधी जी के विचार नहीं है, क्योंकि गांधी जी उस वर्ग से नहीं आते हैं। उन गांधी जी में संवेदना है और अंबेडकर की स्वयं वेदना है। जिस बच्चे ने खुद उस समस्याओं को भोगा हो, यहाँ पे एक हम उदाहरण से समझें कि जब अंबेडकर बड़ौदा रियासत में एक बार आते,
अपना कार्य करने के लिए आते हैं तो उनको रूम नहीं मिल रहा होता है, तो उनके एक मित्र उनकी जात बदलवा के उनको रूम दिला देते हैं। कुछ दिनों बाद वो सुबह सुबह सो के उठते हैं और वो देखते हैं कि करीब 2000 लोगों की भीड़ उनको मारने के लिए आई हुई है। लोगों को पता चलता है कि ये दूसरी जाति के हैं, ये दलित से आते हैं। तो सोचिए एक ऐसे व्यक्ति की विचारों में एक रेडिकलनेस होगी या नहीं होगी। इसी पर्सपेक्टिव में हमको अंबेडकर साहब के जातिगत विचारों को समझना है। अंबेडकर साहब जाति व्यवस्था को पूर्णतः खत्म करने की बात करते हैं और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वे बताते हैं कि जो जाति व्यवस्था है ये किस तरीके से डिस्टॉर्ट हुई, क्यों पैदा हुई, और इसके लिए वो पुराणों को जिम्मेदार मानते हैं। वे कहते हैं कि जब तक ये पुराण रहेंगे और जब तक भारत में विविध धार्मिक ग्रंथ रहेंगे तब तक भारत में जाति व्यवस्था रहेगी और तब तक दलित का शोषण होता रहेगा। अगर हमें दलित को शोषण से बचाना है तो हमको सबसे पहले सभी पुराणों को खत्म कर एक सिंगल हिंदू टेक्स्ट बनाना होगा। दूसरी तरफ अंबेडकर जी कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक नोशन है, एक मानसिक स्थिति है। अर्थात व्यक्ति को अगर मैं ये कह दूं कि ये एक धर्म की वजह से है और एक व्यक्ति विशेष की वजह से है तो कहते हैं ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि जाति व्यवस्था में कि जो बात गांधी जी कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन कराना है, एक मानसिक स्थिति को बदलना है। गांधी जी कह रहे अनटचेबिलिटी, जाति व्यवस्था को मानिए लेकिन अनटचेबिलिटी को मत मानिए, उसी का काउंटर है ये अंबेडकर साहब के अनुसार। क्योंकि जब आप जाति व्यवस्था को मान रहे हैं, जाति व्यवस्था का एक मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक है कि आप हायरार्की हो, स्ट्रैटिफिकेशन हो, एक उच्च नीच का भेद हो, खान पान का अंतर हो, प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे बेस्ड है। जाति व्यवस्था पोल्यूशन और प्योरिटी पे बेस्ड है, पोल्यूशन और प्योरिटी ऑफ ब्लड पे आधारित है। अगर ऐसी व्यवस्था, अगर आप प्योरिटी एंड पोल्यूशन ऑफ ब्लड को मानेंगे तो एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति से ग्रस्त है, और जब आपके अंदर ये मानसिक स्थिति रहेगी तब तक आप कभी भी जाति व्यवस्था से निकल नहीं सकते हैं और अनटचेबिलिटी से निकल नहीं सकते हैं। और वे कहते भी हैं कि जब गांधी जी अपने जीवन पर्यंत और अपने समय रहते हुए हृदय परिवर्तन नहीं करा पाए तो आगे की जनरेशंस में आगे के लीडर्स कैसे करा पाए। आगे बताते हुए अंबेडकर कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है इसको वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कंपैरिजन करते हैं, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वे कहते हैं कि ये बिल्डिंग कुछ इस तरीके की है कि हर स्टोरी का, एक स्टोरी का दूसरी स्टोरी से किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे से कटा हुआ है। इसके आधार पर वे कहते हैं कि आज का दौर जो राष्ट्र राज्य का दौर है, नेशनलिज्म का दौर है, राष्ट्रवादी विचार पूरे यूरोप में चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर था। ऐसे समय पर क्या, और अंग्रेजी शासन से मुक्ति पानी है तो उस समय पर क्या हम राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में पैदा कर सकते हैं? क्या हम एक कॉमनहुड पैदा कर सकते हैं, एक लगाव की भावना पैदा कर सकते हैं जब हम जातिगत आधार पर विभाजित रहेंगे? अंबेडकर साहब के लिए कि अगर हमें राष्ट्रवाद को पैदा करना है, अगर हमें देश के अंदर अंग्रेजी सत्ता से लड़ना है, उसके लिए यूनाइट होना है, तो पहले हमको समस्त प्रकार के इस प्रकार के विभाजनों को खत्म करना। राष्ट्रवादी विचार को पैदा करने के लिए हमें जाति व्यवस्था को भी खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने, उनकी पुस्तक है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस किताब में इस तर्क को बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णित किया है। वहीं वो एक और बात कहते हैं कि पॉलिटिकल, क्योंकि उस समय पर हम जानते हैं कि पुनः जो दलितों के बीच में और गांधी जी अनशन पर बैठते हैं और एक पॉलिटिकल राइट के लिए कंसेंसस बनता है, और ये माना जाता है कि दलितों को अगर पॉलिटिकल या राजनीतिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता
और राजनीतिक न्याय दे दिया जाए तो उनका उत्थान हो जाएगा। अंबेडकर साहब कहते हैं कि राजनीतिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक न्याय एक खोखले और एक अधूरी संकल्पना है, हवा में तैरती हुई संकल्पना है, जब तक कि हम व्यक्ति को या किसी को भी सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं देंगे। उनका एक स्टेटमेंट है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इज द प्रीरेक्विजिट फॉर पॉलिटिकल जस्टिस। अर्थात कि अगर एक व्यक्ति जो भूखा है, जो वंचित है, अगर हम उसको वोट देने का राइट दे दें तो क्या ऐसे वोट का कोई महत्व है? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो पैसा देके उसके वोट को खरीद लेगा। जो समस्या हम आज 2017 में भी देख रहे हैं, पैसा देके वोट खरीदने की राजनीति हमारे देश में आज तक चल रही है। इसी बात को अंबेडकर उस समय समझ रहे हैं और यही रीजन था कि अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं। दूसरी तरफ अंबेडकर साहब एक और चीज कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये डिवीजन ऑफ लेबर ही नहीं है, उसके साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी है। कास्ट सिस्टम इज नॉट मेयरली अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट्स ऑल्सो अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अंबेडकर साहब आजकल बड़े ही हॉट हैं। जात व्यवस्था लिखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा लिखने की। जात व्यवस्था केवल श्रम विभाजन ही नहीं है, बल्कि श्रम विभाजन ही नहीं है बल्कि श्रमिकों के बीच का विभाजन है। इसी बात को इसको क्रिटिकली डिस्कस, आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक, देखिए इसी बात को अमर सेन साहब ने भी अपनी किताब एन अनसर्टेन ग्लोरी में मेंशन किया है, किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही है और फ्रीडम किस तरीके से नहीं है। देखिए वो ये कहते हैं, अंबेडकर साहब का इसमें मानना ये है कि जाति व्यवस्था, जिस बात को गांधी जी कह रहे हैं कि एक डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके अलग अलग कार्य का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के बीच भी विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि आप उच्च नीच का भेद मान के चल रहे हैं। आप प्योरिटी एंड पोल्यूशन की संकल्पना को मान रहे हैं। जब आप प्योरिटी ऑफ ब्लड एंड पोल्यूशन ऑफ ब्लड को मानेंगे तो आप लोगों के बीच में विभेद कर दे रहे हैं, कार्य के साथ साथ व्यक्ति के बीच में विभेद कर दे रहे हैं, आप खानपान के बीच में विभेद कर दे रहे हैं, आप शादी सिस्टम में विभेद कर दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं, रीजन क्योंकि हमको प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन रखना है। तो अर्थात आप लेबर्स के बीच में भी विभेद कर दे रहे हैं। और अंबेडकर साहब के अनुसार जात व्यवस्था डिवीजन ऑफ लेबर से ज्यादा एक मानसिक स्थिति है, एक नोशन है, मेंटल स्टेज है। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में ये जो अंबेडकर साहब का विचार है हमें बिल्कुल प्रासंगिक नजर आता है। आज भी यही स्थिति दिख रही है, क्योंकि आज के समय डिवीजन ऑफ लेबर उस तरीके से नहीं है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी देखें हम, हमारे देश में जात व्यवस्था का जिस तरीके से ढांचा खत्म होना चाहिए था, एनिलेशन होना चाहिए था, आज वो उसको संबंधित जो आइडेंटिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जातिगत कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। आज के हम सर्विस सेक्टर में भी देखें तो कई बार व्यक्ति को अपनी किसी जाति विशेष होने की वजह से हानि उठानी पड़ती है। कई बार हम देखेंगे जब कॉलेज में रिक्रूटमेंट होता है तो SC ST बच्चों को इसलिए अच्छी कंपनियों में नहीं मिलता है क्योंकि उनकी रैंक नीचे आई हुई रहती है, उनके सरनेम से कई बार पता चल जाता है। आप देखेंगे CV के अंदर अगर आपका कोई मित्र प्राइवेट सेक्टर में हो बेचा तो आप उससे पूछिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी एक विशेष प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आज तक जिंदा है। अगर ये डिवीजन ऑफ लेबर ही होता तो जो डिवीजन ऑफ वहां पर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने सर्विस सेक्टर हर किसी को एक बराबर प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टिसिपेशन नहीं है। निस्संदेह स्किल में कमी तो है,
क्योंकि उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन न हो पाने के पीछे एक विशेष प्रकार का आर्टिफिशियल भेदभाव भी जिम्मेदार है। हमारे एचआर लोग जो हाई कास्ट से सामान्यतः होते हैं या उच्च वर्ग से होते हैं, वो दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को एक विशेष प्रकार के प्रेजुडिस के साथ देखते हैं, पूर्व विश्वास के साथ देखते हैं। तो अगर हम कहें कि अंबेडकर साहब का वो स्टेटमेंट, उनका वो विचार आज भी उतनी प्रासंगिकता रखता है जितनी कि 1930 में और 40 के दशक में भारत में रखा। इसके बाद जब अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन में समस्त प्रकार की अनटचेबिलिटी को दूर कराने की बात करते हैं और हम देखते हैं कि अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के अंदर हम भारतीय संविधान में अनटचेबिलिटी को खत्म कर देते हैं, लेकिन व्यवहारिक आधार पर यह बनी रहती है जो आज तक बनी हुई है। अंबेडकर साहब जब देखते हैं कि समाज में परिवर्तन हो ही नहीं पा रहा है, तो खुद 1956 में जाकर हिंदू धर्म के बजाय बुद्ध धर्म अपने अनुयायियों के साथ फॉलो कर लेते हैं और वे मानते हैं कि बुद्ध धर्म के अंदर किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी नहीं है और दलितों का उत्थान वहां पे अन्य धर्मों की तुलना में ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। अंबेडकर साहब 1955 में दलित मूवमेंट में एक चीज कहते हैं कि दलित वर्ग के, पढ़े लिखे वर्ग पर यह जिम्मेदारी है कि वो दलितों के बीच में जाए और उनका उत्थान करने की कोशिश करे और उनके लिए एक रोल मॉडल बने। लेकिन उस समय के पढ़े लिखे दलित भी समाज से कट जाते थे और कास्ट के बजाय अपने आप को क्लास के बेसिस पर डिफाइन करने लगते थे और वो भी अपनी ही जाति के लोगों से एक विशेष प्रकार की अनटचेबिलिटी की फीलिंग रखते थे। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है क्रीमी लेयर की संकल्पना आ जानी चाहिए। अंबेडकर साहब 1955-56 में आगरा में एक उनका स्पीच होता है बटेश्वर में, वहां पर क्रीमी लेयर की संकल्पना की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिन लोगों को एक बार रिजर्वेशन का फायदा मिल गया है उनकी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि हर दलित ऑफिसर का, हर दलित राजनीतिक वर्ग के लोगों का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्ग के लोगों के बीच में जाए और उन्हें एम्पावर्ड करने की कोशिश करे, उनका मॉरल बूस्टर करे और उनको समाज की मूलभूत धारा में लाने की कोशिश करे और उनके बीच से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना बने। अगर हम गांधी जी और अंबेडकर की इस पूरी डिबेट को समझें तो दोनों का ही दृष्टिकोण राष्ट्र हित में था, दोनों ही हरिजन उत्थान के दृष्टिकोण से थे, दोनों ही दलितों के उत्थान की बात करते थे। बस दोनों की आइडियोलॉजी और देखने के तरीकों में अंतर है, दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य समान है। दोनों दलितों के उत्थान की बात करते हैं। जहां गांधी जी अति आदर्शवादी हैं, वहीं अंबेडकर अति व्यवहारवादी या फिर एक रेडिकल विचारक है। लेकिन दलित उत्थान की धारा कहीं ना कहीं गांधी जी और अंबेडकर दोनों के बीच से होके गुजरती है, क्योंकि सत्य पूर्ण रूपेण तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। कुछ चीजें अंबेडकर जी की थ्योरी में सही है, कुछ चीजें गांधी जी की थ्योरी में सही है। अगर हमें रियल में दलित उत्थान करना है तो हमको गांधी जी के साथ साथ अंबेडकर जी को भी लेके चलना पड़ेगा। इसलिए देखा जाए तो गांधी जी और अंबेडकर जो हमें प्रथम दृष्टया एक दूसरे के विरोधी नजर आते हैं, वास्तविक अर्थों में वो विरोधी नहीं है। वो दलित उत्थान के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करने वाले विचारक थे और उन्होंने दलित उत्थान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, समाज सुधार के जरिए, एक सोशल एक्शन के जरिए दलितों के उत्थान की कार्य किया। और ये हमारा 1950 तक का दलित आंदोलन का चरण है। अगले वीडियो में हम दूसरे चरण पर विचार करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको लिखने की कोशिश करें। और अगर कोई आपको कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमारे चैनल पर कमेंट डालें और आप अलार्मिंग बेल बजाएं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारा अगला वीडियो कब आ रहा है। और मैं आपके बीच में अगला वीडियो लेके कल फिर से आऊंगा। दलित आंदोलन पार्ट 2। आपका साथी पीयूष कुमार। मेरी टीम की तरफ से आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। मेरी टीम में विक्रम, उत्सव और अमित यादव जी हैं। सभी लोग की तरफ से आपको एक बार और हम लोग धन्यवाद देता हूं
कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को देखा। धन्यवाद सर।